दोस्तों 80 का दशक बॉलीवुड फिल्मों के सबसे कमजोर दशकों में गिना जाता है। जहां इस टाइम पर बनने वाली अधिकांश फिल्मों की ना तो पहले से कोई रूपरेखा तैयार होती थी और ना ही अधिकांश फिल्मों की कोई प्रॉपर बाउंड स्क्रिप्ट हुआ करती थी कि कौन से सीन में एक्टर और एक्ट्रेस को एग्जैक्टली करना क्या है। उस समय बनने वाली अधिकांश फिल्मों के सीन ऑन लोकेशन लिखे जाते थे, डायलॉग्स भी ऑन लोकेशन लिखे जाते थे। यहाँ तक कि उस समय कई फिल्में तो ऐसी भी बनी जिनकी कहानी भी राइटर सेट पर ही लिखा करते थे कि आगे इसकी कहानी कैसा मोड़ लेगी। इसी वजह से 80s से एक दशक पीछे की बात करें यानी कि 70s की, तो इसको आज भी बॉलीवुड क्लासिक फिल्मों का दशक माना जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन 80s में हमें कई यादगार फिल्में देखने के लिए मिली थीं और मानो मल्टी स्टारर फिल्मों की तो बिल्कुल बाढ़ सी आ गई थी। जहां उस समय के बड़े से बड़े एक्टर्स भी हमें एक साल में लगभग 3 से 4 मल्टी स्टारर फिल्मों में तो नजर आ ही जाते थे। तो ऐसे में 1987 का साल बॉलीवुड के लिए बहुत ही यादगार रहा, खासकर से धर्मेंद्र के लिए। जहां इस साल धर्मेंद्र की 3 या 4 फिल्में नहीं बल्कि टोटल 11 फिल्में रिलीज हुई थीं और इनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही थीं। इन फिल्मों में इंसानियत के दुश्मन, हुकूमत, आग ही आग, लोहा, इंसाफ की पुकार, वतन के रखवाले, इंसाफ कौन करेगा जैसी तमाम फिल्में हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही रही हैं। यहाँ तक कि इस साल आई धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत ने कमाई के मामले में अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया को तक पीछे छोड़ दिया था और हुकूमत साल 1987 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। और उस समय एक साल में इतनी सारी सुपरहिट फिल्में देने की वजह से धर्मेंद्र के नाम पर एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया था, जिस रिकॉर्ड को आने वाले कई सालों तक भी कोई दूसरा एक्टर नहीं तोड़ पाया है। खैर आज के अपने इस वीडियो में हम धर्मेंद्र की इसी साल आई एक और मल्टी स्टारर फिल्म वतन के रखवाले के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जो फिल्म आज अपनी इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट की वजह से और आतंकवाद के मुद्दे को इस तरह से दिखाने की वजह से आज बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। जहां आज के टाइम पर आने वाली फिल्मों जिनमें पठान हो, एक था टाइगर हो या फिर वॉर हो, इन फिल्मों में लोग इंडियन स्पाई को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन आज से लगभग 38 साल पहले हमें फिल्म वतन के रखवाले में मिथुन इंडियन स्पाई बने हुए नजर आए थे, जो उस समय के हिसाब से काफी नई बात थी। और जब इस बात का पता फिल्म में चलता है तो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। देशभक्ति की थीम पर बनी यह मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी साल 1987 में इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर। जहां 1987 में इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर वतन के रखवाले के अलावा 2 और फिल्में भी रिलीज हुई थीं, जिनमें से एक तो खुद धर्मेंद्र की ही फिल्म थी मर्द की जबान और दूसरी फिल्म थी सिंदूर। हालांकि उस समय एक ही दिन रिलीज हुई इन तीनों ही फिल्मों में से वतन के रखवाले ने अच्छी खासी कमाई की थी। फिल्म वतन के रखवाले में हमें नजर आए थे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, अशोक कुमार, मौसमी चटर्जी, पुनीत सर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और कादर खान। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था एमडी सुंदर और बी कृष्ण राव ने और इसके दमदार डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था हिंदी और तेलुगु फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर टी रामा राव यानी कि ताती नैनी रामा राव ने, जिन्होंने अपने करियर में हिंदी और तेलुगु दोनों ही भाषाओं को मिलाकर टोटल 75 फिल्में डायरेक्ट की हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि उनके द्वारा बनाई गई अधिकांश हिंदी फिल्में किसी न किसी साउथ की फिल्म का रीमेक ही रही हैं। उनके द्वारा बनाई गई कुछ यादगार हिंदी फिल्मों में लोक परलोक, अंधा कानून, हकीकत, इंकलाब, वतन के रखवाले, सच्चाई की ताकत, रावण राज, जंग और बेटी नंबर 1 जैसी कई फिल्में रही हैं। इसको एजी फिल्म्स के बैनर तले फिरोज नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था और इसका म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे, जिनमें से उस समय 2-3 गाने काफी पॉपुलर भी हुए थे। फिल्म के गाने थे तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, टना टन बज गई घंटी साजन, जब प्यार किया इकरार किया, माता भी तू पिता भी तू और वतन के रखवाले। गानों के लिरिक्स लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाजें थीं मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर और महेंद्र कपूर की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। फिल्म को लगभग 80 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 68 लाख लोग आए थे और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में 7वें नंबर पर रही थी। दूसरे नंबर पर थी मिस्टर इंडिया, तीसरे नंबर पर थी खुदगर्ज, चौथे नंबर पर थी आग ही आग, 5वें नंबर पर थी इंसानियत के दुश्मन, 6वें नंबर पर थी इंसाफ और 7वें नंबर पर थी वतन के रखवाले। इसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। टी रामा राव ने फरवरी 1986 में वतन के रखवाले का अनाउंसमेंट किया था और काफी जल्दी ये फिल्म बनना स्टार्ट हो गई थी।
उन दिनों टी रामाराव फिल्म वतन के रखवाले के अलावा इंसाफ की पुकार, खतरों के खिलाड़ी, सच्चाई की ताकत जैसी फिल्मों की भी शूटिंग लगभग एक साथ ही कर रहे थे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस समय आई इन सारी ही फिल्मों में हमें धर्मेंद्र नजर आए थे। उस समय टी रामाराव एक बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे और जब उनके पास में इस फिल्म की कहानी आई तो इसमें कैदी वाली भूमिका के लिए सबसे पहले उनके दिमाग में धर्मेंद्र का ही नाम आया था और सबसे पहले उन्होंने इस रोल के लिए धर्मेंद्र को ही साइन किया था। इसके अलावा जेलर वाले रोल के लिए उन्होंने सुनील दत्त को अप्रोच किया। उन दोनों सुनील दत्त साहब पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे और उस समय बहुत ही कम फिल्में साइन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब वतन के रखवाले की ये कहानी सुनी और अपने किरदार के बारे में सुना तो ये उन्हें काफी पसंद आया। ऊपर से ये एक देशभक्ति वाली फिल्म थी, इस वजह से वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद इसमें यंग एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर धर्मेंद्र और श्रीदेवी को साइन किया गया, जिन दोनों की जोड़ी उस समय लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो रही थी। जहां उन दोनों प्रकाशित होने वाली कई फिल्मी पत्रिकाओं में मिथुन दा और श्रीदेवी की लव स्टोरी भी छापी गई, जहां इन दोनों के रिलेशन के बारे में लिखा गया, अफेयर के बारे में लिखा गया। यहाँ तक कि कई फिल्मी पत्रिकाओं ने तो ये तक लिखा कि उस समय मिथुन दा और श्रीदेवी की गुपचुप तरीके से शादी भी हो गई थी, जिस बारे में इन दोनों के कई करीबियों ने भी ये बताया था कि इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। एक्चुअली मिथुन दा और श्रीदेवी इसके पहले 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में एक साथ काम कर चुके थे। कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे और इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। और आगे चलकर जब ये दोनों फिल्म वतन के रखवाले के लिए शूटिंग कर रहे थे तो इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी और वतन के रखवाले के सेट पर ही इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। उन दोनों मिथुन दा ने पहले 1979 में हेलेना ल्यूक से शादी की थी, लेकिन 1979 में ही उनका डिवोर्स हो गया था। इसके बाद में उन्होंने 1979 में योगिता बाली से शादी कर ली थी और श्रीदेवी ये चाहती थी कि मिथुन दा उनसे डिवोर्स ले लें। हालांकि उन दोनों मिथुन दा कई बार श्रीदेवी से ये बोलते रहे कि वो उनसे डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन जब समय काफी हो गया तो श्रीदेवी को यह समझ में आ गया कि मिथुन दा योगिता बाली से डिवोर्स नहीं लेने वाले हैं। तो आगे चलकर श्रीदेवी ने मिथुन दा से अपना ये रिश्ता तोड़ दिया था और आगे चलकर बोनी कपूर से शादी कर ली थी। वतन के रखवाले में अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें अशोक कुमार से लेकर सुनील दत्त, धर्मेंद्र, मिथुन दा और श्रीदेवी जैसे लगभग 3 जनरेशन के एक्टर्स नजर आए हैं। और 1987 में ही अशोक कुमार हमें वतन के रखवाले के अलावा मिस्टर इंडिया में भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे। और वतन के रखवाले और मिस्टर इंडिया इन दोनों ही फिल्मों में कॉमन बात ये थी, इन दोनों ही फिल्मों में हमें अशोक कुमार नजर आए थे और इन दोनों ही फिल्मों में नजर आने वाले हीरो अनिल कपूर और मिथुन दा दोनों के ही नाम अरुण रखे गए थे। फिल्म वतन के रखवाले में अगर आप श्रीदेवी जी की आवाज को नोटिस करेंगे तो ये उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं है। एक्चुअली उन दोनों श्रीदेवी जी की अधिकांश फिल्मों के लिए आवाज डब करती थी बेबी नाज। हालांकि उन दिनों श्रीदेवी जी को हिंदी बोलना तो आती थी और समझना भी आती थी, लेकिन वो इसको इतने स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाती थीं। इस वजह से श्रीदेवी जी के करियर की स्टार्टिंग की जितनी भी हिंदी फिल्में रहीं उनमें से ज्यादातर फिल्मों में बेबी नाज ने अपनी आवाज दी थी। हालांकि आगे चलकर 1989 में आई यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में श्रीदेवी जी ने अपनी आवाज दी थी, जिनकी रियल आवाज को भी लोगों ने काफी पसंद किया और इसके बाद वो अपनी फिल्में खुद ही डब करने लगी थीं। इसके अलावा यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म की कहानी जेलर यानी कि सुनील दत्त के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। इस वजह से पहले जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो इसका टाइटल जेलर रखने का प्लान हो रहा था, लेकिन उन दिनों बॉलीवुड में लंबे चौड़े नाम रखने का चलन स्टार्ट हो गया था, जिससे कि इसके नाम से ही लोगों को समझ में आ जाए कि ये किस टाइप की फिल्म है। जैसे इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ की पुकार, जान हथेली पर, इनाम 10,000, ऐसे कई और नाम थे। तो उस समय इसी ट्रेंड को देखते हुए आगे चलकर इसके मेकर्स ने इसका नाम जेलर से बदलकर वतन के रखवाले रख दिया था, जो नाम प्रॉपर एक मल्टी स्टारर फिल्म की वाइब दे रहा था और फिल्म आतंकवाद के विषय पर बनी थी इसको भी जस्टिफाई कर रहा था। हालांकि आगे चलकर जेलर के नाम से रजनीकांत के साथ में फिल्म बनी है जिसने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। उस समय वतन के रखवाले इसलिए भी लोगों को पसंद आई थी क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन फिर भी सारे स्टार्स का रोल लगभग बराबर ही था। उस समय फिल्म वतन के रखवाले अपने अनाउंस होने के लगभग 2 महीने बाद ही स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही कम समय में लगभग 6 महीने में ही बनकर कंप्लीट हो गई थी, जिसके उन दोनों काफी चर्चे थे कि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे हो गई है। तो इस बारे में इसके डायरेक्टर टी रामाराव ने यह कहा था कि अगर एक्टर्स की डेट को सही से मैनेज करो तो इतने समय में फिल्म आराम से बन जानी चाहिए। इसमें मौसमी चटर्जी हमें सुनील दत्त की पत्नी बनी हुई नजर आई थीं। एक्चुअली मौसमी चटर्जी ने 80s के स्टार्टिंग में अपनी बेटी के जन्म के बाद फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली थी
और उन दिनों वो कुछ मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम करने लगी थीं। हालांकि 1984 में जब मौसमी चटर्जी ने अपनी वापसी करने की सोची तो उन्हें फिल्मों में लीड रोल नहीं बल्कि कैरेक्टर रोल मिलने लगे थे। और घर एक मंदिर में वो पहली बार हमें ऐसे कैरेक्टर रोल में नजर आई थीं, लेकिन कहा जाता है कि उन दिनों वो अपने रोल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थीं। इस वजह से उस समय वो और ज़्यादा फिल्में साइन नहीं कर रही थीं और जब वतन के रखवाले भी उन्हें ऑफर हुई तो वो इसमें काम करने के लिए पहले तैयार नहीं थीं। लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र ने मौसमी चटर्जी को समझाया कि उन्हें इसमें काम जरूर करना चाहिए और उनके समझाने के बाद वो इसमें काम करने के लिए तैयार हुई थीं। और धर्मेंद्र की फिल्म वतन के रखवाले के अलावा वो आग ही आग में भी ऐसे कैरेक्टर रोल में नजर आई थीं। और आगे चलकर धर्मेंद्र ने 1990 में अपनी होम प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म घायल में भी उन्हें साइन किया था। इसके अलावा वतन के रखवाले ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और मिथुन दा हमें एक साथ नजर आए थे, जिसमें मिथुन दा सुनील दत्त के छोटे भाई बने हुए थे और इस रोल को उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया है। और वतन के रखवाले के अलावा आगे चलकर ये दोनों हमें एक बार फिर से फिल्म प्रतिज्ञा बंध में नजर आए थे और ये इन दोनों की साथ में आई आखिरी फिल्म रही थी। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो फिल्म के गाने तेरे मेरे बीच कौन आएगा को तमिलनाडु कुन्नूर के डॉल्फिन नोज पर फिल्माया गया है। जिस सेम लोकेशन पर और भी कई फिल्मों के गाने शूट हुए हैं, जैसे कि फिल्म सड़क का ये गाना आप देखिए। फिल्म वतन के रखवाले के कई सीन मुंबई के अलावा चेन्नई के स्टूडियो में भी शूट किए गए थे। धर्मेंद्र का ये नारियल तोड़ने वाला सीन कोकोनट पार्क में शूट किया गया है। फिल्म में रखा गया जेल वाला एक सीन मुंबई के स्टूडियो में शूट किया जा रहा था, जहां पर इसका पूरा सेट तैयार किया गया था। जिस सीन में सुनील दत्त जेल के अंदर बंद होते हैं और यहाँ पर उनसे मिलने के लिए मिथुन चक्रवर्ती और मौसमी चटर्जी आते हैं, तो जब इस सीन को शूट होना था तो इसकी सारी तैयारियां पहले से कर ली गई थीं और सारे एक्टर्स सेट पर टाइम से पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही ये सीन स्टार्ट होने वाला था तो वहां पर अचानक से लाइट चली गई। तो कुछ समय तक तो वहां पर लाइट आने का इंतजार किया गया, लेकिन जब काफ़ी लंबे समय तक लाइट नहीं आई और जब जनरेटर स्टार्ट करने की बारी आई तो जनरेटर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई और जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से समय निकलता जा रहा था। सेट पर एक्टर्स इंतजार कर रहे थे और लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। तो सुनील दत्त उठे और उन्होंने कहा कि लाइट आने का इंतजार वो नहीं करेंगे और इस शॉट को वो ऐसे ही शूट करेंगे। लेकिन इसका जहां पर सेट लगाया गया था और जेल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन फिर भी सुनील दत्त जब ये सीन शूट करने के लिए जेल के अंदर गए तो पसीने पसीने हो गए। जो इस सीन में हमें साफ साफ नज़र भी आता है। जब ये सीन शुरू होता है तो यहाँ पर सुनील दत्त साहब की शर्ट बिल्कुल सूखी हुई होती है और जब ये सीन थोड़ी आगे बढ़ता है तो उनकी शर्ट हमें थोड़ी थोड़ी गीली नज़र आने लगती है। और जब ये सीन बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तब तो उनकी शर्ट बिल्कुल आगे और पीछे दोनों तरफ से बिल्कुल पूरी गीली हो जाती है। तो कुछ इस तरह से गर्मी में इस सीन को शूट किया गया था और फाइनल फिल्म में इस सीन को ऐसे ही रखा गया था। इसके अलावा सुनील दत्त फिल्म के मेन हीरो थे और कादर खान फिल्म के मेन विलन थे, लेकिन फिर भी पूरी फिल्म के दौरान इन दोनों का आमना सामना नहीं होता है। ये दोनों हमें केवल क्लाइमैक्स सीन में एक साथ नजर आते हैं। वतन के रखवाले की खास बात ये थी कि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होते ही ये अपनी कहानी से लोगों को बांध लेती है और लोग भी ये सोचने लगते हैं कि आखिर मिथुन दा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो जबरदस्ती श्रीदेवी जी से शादी का नाटक कर रहे हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग काफ़ी एंगेजिंग तरीके से की गई थी और इसमें मिथुन दा के स्पाई होने का कंसेप्ट भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था और उस समय के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी अच्छी भी थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो लोगों को इसमें कुछ भी खास नज़र नहीं आया। इस वजह से उस समय ये फिल्म इतनी पसंद आने के बावजूद भी आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में नहीं गिनी जाती है। मतलब समय के साथ फिल्म में रखा गया सब्जेक्ट भी पुराना होता चला गया और ये कुछ वैसा नहीं था जैसा कि मिस्टर इंडिया फिल्म थी, जो समय बीतने के बाद भी कई जनरेशन्स को पसंद आती रही और ये फिल्म आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि आज भी वतन के रखवाले टीवी पर फ्रिक्वेंटली आती ही रहती है और कई लोग इसको आज भी देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई वतन के रखवाले के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर उस समय आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।